नमस्कार साथियों, मैं सिकंदर गुर्जर आपके अपने चैनल हिंदुस्तानी चेतना में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विकसित भारत 2047 की जो संकल्पना है, उनके विचारों को लेकर हम लगातार इस चैनल पर कंटेंट डालते हैं। और आज एक विशेष शख्सियत जो पर्यावरण के क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, उनसे मैं आपको रूबरू करवाना चाहूंगा। और आप हैं श्री जगराम यादव जी, जेवी ग्रीन फाउंडेशन ट्रस्ट के संचालनकर्ता, जो 2011 से मुख्य पर्यावरण संरक्षण, जैविक कृषि, गौ संरक्षण एवं जरूरतमंद कन्याओं की शादी के लिए जो प्रयासरत है 2011 से। आप देश हित के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनको ब्रजमंडल में मुख्य समाज सेवियों की तरह अहम भूमिका में हमेशा नजर आते हैं। और आप वर्तमान में श्री कृष्णा यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो जगराम जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं शुरुआत करता हूं। पर्यावरण संरक्षण के विषयों को लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, उनसे मैं एक एक करके आपके समक्ष रखूंगा और आप उनका जो भी अपना परिप्रेक्ष्य है वो यहां रखिएगा। विकसित भारत 2047 के सपने में पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है? पर्यावरण संरक्षण इस देश के और हर देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। बिना पर्यावरण संरक्षण के हमारा कोई भी मुद्दा, किसी भी विकास का, सब अधूरा है। जब तक हमें शुद्ध जल, वायु और जीवन के जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, तो फिर विकास का कोई आधार नहीं रह जाता है जी। बिल्कुल। इसलिए पर्यावरण संरक्षण की चादर में ओढ़कर ही हम अच्छा विकास देख सकते हैं। अगर ये चादर नहीं रही तो हमारा विकास का कोई तात्पर्य नहीं। बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि स्वच्छ हवा, पानी, हरियाली हम सबके लिए आवश्यक भी है और उन सब चीजों पर हमें सोचना भी चाहिए और विचार विमर्श करके उनके लिए सुधार के लिए आवश्यक कदम भी उठाने चाहिए सब लोगों को। निश्चित रूप से। जो जलवायु परिवर्तन है, भारत के विकास को कैसे प्रभावित करता है? जलवायु परिवर्तन जो है हमारे जितनी भी कृषि की व्यवस्थाएं हैं उनको ध्वस्त करता है। जलवायु परिवर्तन होती है तो फसलों का चक्र बिगड़ता है, ऋतुओं का चक्र बिगड़ता है, तो इससे बहुत भारी नुकसान इस देश को होता है। साथ में रोजगार प्रभावित होते हैं, संसाधन प्रभावित होते हैं और व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। तो इसलिए जलवायु परिवर्तन जो होता है हमारे देश के विकास के लिए एक संकट की स्थिति पैदा करता है। इसलिए हम हर वो कार्य करना चाहिए जिससे जलवायु परिवर्तन में कोई विपरीत प्रभाव आमजन पर ना पड़े। ये आम नागरिकों की भी इसमें सहभागिता की आवश्यकता है और साथ में सरकारों की। बिल्कुल बिल्कुल। भारत 2047 तक जो ग्रीन एनर्जी है उसके फील्ड में कैसे लीडर बन सकता है? भारत ग्रीन एनर्जी में लीडर बन सकता है। जैसे कि आज के समय में हम देख सकते हैं, पवन ऊर्जा को हम आगे से आगे बढ़ा सकते हैं जी। पवन ऊर्जा जो है बिल्कुल स्वच्छ ऊर्जा के रूप में कार्य कर रही है। साथ में हम पवन ऊर्जा के साथ साथ अभी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी एक क्लीन ऊर्जा के रूप में काम कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन का भी कंसेप्ट आ रहा है। इस तरह जो भी चीजें क्लीन ऊर्जा के रूप में कार्य कर रही हैं, वो निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में हम काम करेंगे तो हम पूरे विश्व को लीड करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल। एक आम नागरिक पर्यावरण संरक्षण में अपनी क्या भूमिका निभा सकता है? आम नागरिक के हाथ में कुछ चीजें सरकार की पॉलिसी में है, लेकिन आम नागरिक के हित में छोटे छोटे कदम है। अगर वो उनको इस्तेमाल करे, उस टूल के लिए इस्तेमाल करे, तो काफी हद तक वो प्रयास कर सकता है। जैसे साधारण व्यक्ति एक पौधा ना काटे, पहले तो पेड़ लगे हुए उनको ना काटे, पहला कार्य तो ये करे। दूसरा, अपना जन्मदिन एक ग्रीन बर्थडे के रूप में मनाए। हम 1000, 2000, 5000, 10,000 जन्म खर्च करते हैं जन्मदिन पर, तो अपने एक बार जिंदगी में कम से कम एक बर्थडे, अपना ग्रीन बर्थडे मनाए। जैसे किसी व्यक्ति की 35 वर्ष आयु हुई है तो एक स्थान चयनित करे वो और 35 पौधे लगाए और उनको निरंतर संरक्षित करे। ऐसे हर व्यक्ति करने लग जाए और परिवार का एक व्यक्ति भी अगर अपने परिवार का ग्रीन बर्थडे मनाने लग जाए, संरक्षण करने लग जाए, तो एक बहुत बड़े लेवल पे वृक्षारोपण इस देश के अंदर हो सकता है। दूसरा क्या है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जब हम अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं तो निजी वाहनों से निकलने वाला धुआं वो कम होता है। इससे भी पर्यावरण संरक्षण में कम बहुत राहत मिलेगी हमें। साथ में हम सिंगल यूज प्लास्टिक का और बहुत सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को कम यूज कर सकते हैं। जो हम सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करते हैं वो एक जगह यूज करते हैं, उसके बाद हम उसे कबाड़े में डाल देते हैं। यूज करने के बाद वो 50 से 100 जगह जाकर इस प्रकृति को डिस्टर्ब करती है। अगर जहां डालते हैं वहीं कूड़ा पैदा हो जाता है, फ्रेम सीढ़ी उठाती है, फिर वो नाली में जाती है तो नाली को रोक देती है, गाय खाती है तो गाय को मारती है, खेती में जाती है तो खेती को डिस्टर्ब करती है। तो ये बहुत सारे समाधान। इसके लिए हम परंपरागत तरीके से अगर थैला इस्तेमाल करना शुरू कर दें दोबारा, कपड़े का, जूट का, ये सारी चीजें, तो हम प्रतिदिन महीने में 30-35 पॉलिथीन भी अगर कम यूज करेंगे प्रति व्यक्ति, तो हम लाखों पॉलिथीन अपने जिंदगी में
इस धरती को कचरा मुक्त बनाने में सहयोग कर सकते हैं। तो आम जन का छोटा छोटा कदम बहुत महत्व रखता है, इसलिए हम निश्चित रूप से कार्य करना चाहिए। जेवी ग्रीन फाउंडेशन ट्रस्ट लगातार 2011 से पर्यावरण के क्षेत्र में और जैविक कृषि के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो कैसे कृषि और पर्यावरण के बीच में संतुलन रखा जा सकता है? पर्यावरण का और कृषि का बहुत अच्छा संतुलन है। जैसा कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, हम प्राकृतिक कृषि करते हैं, या माइक्रो इरिगेशन करते हैं जी। इन तीनों ही विधियों में पानी की जो खपत है वो बहुत कम है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा है जी। वेस्टेज जो होता है उसका वो सारा यूज आ जाता है पशुओं के लिए। जैसे हम धान इस्तेमाल करते थे पहले, तो मैं बचपन में देखता हूँ, आप सब भी देखते होंगे, आज से 25 साल पहले जो धान इस्तेमाल होता था, तो धान को का ऊपर का हिस्सा जब हम यूज कर लेते थे तो नीचे वाली जो पराली होती थी जी, वो पराली हमारे पशुओं को काम आती थी और खाते थे वो। लेकिन जब से हमने 20-25 सालों से उसमें जहर डालना शुरू किया है, जहरीले कीटनाशक इस्तेमाल करने शुरू किए, फर्टिलाइजर्स, तो वो चीज अब पशुओं को खिलाने योग्य नहीं रही है, उससे बीमार हो कर रहे हैं। तो अब वो जला रहे हैं, तो एक बड़ी समस्या उसने क्रिएट कर दी है। ऐसे ही यदि हम इसका संतुलन कृषि से बनाएं, यदि हम इस जैविक कृषि की तरफ जाएंगे, तो इसका जो वेस्ट है ना, वो वेल्थ की तरफ चला जाएगा, वो वेस्ट नहीं रहेगा और हमारे कहीं ना कहीं यूटिलाइज होगा और ये समस्या प्रकृति के लिए खड़ी नहीं होगी। ये बहुत बारीकी और बहुत अच्छा संतुलन है, लेकिन हमें जाना प्राकृतिक कृषि, जैविक कृषि और माइक्रो इरिगेशन की तरफ जाना पड़ेगा, और ये हमें समझना होगा, तभी जाकर निश्चित रूप से दोनों का बहुत अच्छा तालमेल है और एक दूसरे का कई सारी समस्या पैदा करने से होने से रोकेंगी और साथ में समाधान भी निकल के आएंगे। विकसित भारत 2047 में जो पर्यावरण है उसको लेकर युवाओं की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? युवाओं की भूमिका जो है 2047 में वो कई सारे कार्य कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो भी विकास का कार्य किया जाए, योजना जो बने, सरकारी बनाए, युवा भी बनाए, कंपनीज खड़ी करें किसी भी क्षेत्र में, तो पर्यावरण संरक्षण का साथ में तालमेल का प्रथम तय कदम रखना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग कॉलोनियां बनाते हैं, छोटा सा विकास का उदाहरण मैं देता हूँ जी। वो कॉलोनी को इस तरह से बनाएं कि उसमें ग्रीनरी का कितना पार्ट हमें रखना है, यानी हम जो कार्य करें उसमें पर्यावरण का सेटअप हो। हम फैक्ट्री लगाएं तो हमें पता होना चाहिए जो हम लगभग हम नुकसान पहुंचा रहे हैं प्रकृति को, उसके रूप में कितना हम जल को गंदा कर रहे हैं तो उसे शुद्ध कर सके, और नैतिक रूप से जितने पौधे लगा सके उन्हें कैसे कर सके। तो नए नए जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कंपनीज आ रही हैं, सब चीज आ रही हैं, तो सरकार तो अपने रूप में काम कर ही रही है, लेकिन हमें अपनी तरफ से योजना होनी चाहिए कि मैं अपने परिवार को पालने के लिए अगर फैक्ट्री डालता हूं तो हजारों लाखों लोगों का जीवों का किसी प्रकार से मैं नुकसान ना करूं, उसको खुद ध्यान में रखते हुए उसके अंदर एक संवेदना होनी चाहिए राष्ट्र के प्रति और पर्यावरण के प्रति। जब मैं गहरी संवेदना इस बात को होगी तो निश्चित रूप से हम जो सरकार के रूल्स उनको फॉलो भी करेंगे और उससे एडवांस काम करेंगे। कई सारी मैं चीजों को देखता हूँ, जिन लोगों के अंदर खुद के अंदर डायरेक्टर्स के अंदर रुचि होती है, पर्यावरण की चिंता होती है, राष्ट्र की चिंता होती है, और वो अपने विभिन्न प्रकार के सरकारी CSR वगैरह फंड का भी सही लोगों को चुनते हैं, साथ में अपने उससे उठकर भी अलग हटकर प्रयास करते हैं। तो ऐसे निश्चित रूप से हमें सार्थक प्रयास करने चाहिए। हम अपना खूब पैसा कमाएं, सब कार्य करें, लोगों को रोजगार दें, लेकिन प्रकृति के नुकसान का हमें कैलकुलेशन हर व्यापारी को निश्चित रूप से लगाना चाहिए। और हम अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे संजीदा लोगों और ट्रस्टों को खोजकर, NGOs को खोजकर उनको सहयोग करके उनके माध्यम से उसकी भरपाई का पूरा प्रयत्न हमारा रहना चाहिए। जैसे हम पैसा कमाने के लिए प्रयत्न करते हैं, ऐसे हमें पर्यावरण के प्रति भी समर्पित रहना चाहिए। जो मैंने अपने कमाने के लिए नुकसान कर रहा हूं उसकी भरपाई कैसे करूं, अगर ये संवेदना हमारे अंदर होगी तो निश्चित रूप से युवा अगर इस बात को समझेगा तो इस देश के आने वाले समय में पर्यावरण की स्थिति और विकास का संतुलन बनेगा और देश हमारा बहुत आगे जाएगा, स्वर्णिम काल आएगा। बिल्कुल। एक पंक्ति में अगर कहें तो विकसित भारत 2047 और पर्यावरण का रिश्ता आप किस तरीके से देखते हैं कि जो हमने संकल्पना ली है कि विकसित भारत बनाना है 2047 तक, और भारत के पास वो सारी क्षमताएं भी हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन पर्यावरण और 2047 का जो संकल्पना है उसको एक साथ अगर देखें हम तो कैसे प्रस्तुत करना चाहेंगे? इसमें एक मुख्यतः लाइन में कहना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं 2047 के विकसित भारत की जी, बिना हरित भारत के और पर्यावरण संरक्षण के वो हमारा विकास का सपना अधूरा रहेगा। जैसा कि हम लेटेस्ट दिल्ली को देख सकते हैं, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, आज उसकी स्थिति ऐसी है कि वहाँ डॉक्टर से कह रहे हैं कि मेडिकल इमरजेंसी है, सांस लेने से लोग बीमार हो रहे हैं, रोज इंटरव्यू आ रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले समय में जब दिल्ली जैसी राजधानी को हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, स्वच्छ हवा नहीं दे पा रहे हैं, तो देश का विकास का कोई तात्पर्य नहीं रहता। तो इसके लिए बिना हरित भारत के
बिना पर्यावरण संरक्षण को ध्यान दिए हुए विकसित भारत की संकल्पना सिर्फ संकल्पना है। और यदि हम आज से ही गंभीरता से दोनों चीजों को साथ लेके चलेंगे तो विकास का पहिया दौड़ेगा और हम निश्चित रूप से एक स्वर्णिम 2047 में भारत को देख पाएंगे। इसलिए पर्यावरण संरक्षण हमारे सबकी बहुत मजबूत स्थिति के साथ समझने की और कार्य करने का समय आ चुका है। इसे क्रांतिकारी रूप से युवाओं को भी निजी रूप से लेना चाहिए। तो आज जगराम जी समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, हिंदुस्तानी चेतना की तरफ से। और ऐसी अच्छी अच्छी शख्सियतों से हम आपको यहाँ रूबरू करवाते रहेंगे जो भारत को लेकर अच्छा विजन रखते हैं और जिनकी सोच से लगातार हम कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं सोच में भी। और जैसा कि जगराम जी ने बताया कि हरित भारत की बात करें या हरित सोच की बात करें, वो हमें दोनों एक साथ लेकर आगे चलनी होंगी कि हमारी सोच में भी वो चीज झलकनी चाहिए। जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग की जो भाई साहब बात कर रहे थे वो निश्चित तौर पर होना चाहिए और पर्यावरण को लेकर भी निश्चित तौर पर होना चाहिए। आप अपने वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में देंगे हमें, और आने वाले टाइम पर हम और अच्छे अच्छे लोगों से आपको लगातार रूबरू करवाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।